मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपको बता रहा हूँ माँ पतित पावनी गंगा के बारे में। गंगा तू है कितनी पावन। भारतीय संस्कृत और सनातन धर्म में गंगा नदी का अत्यधिक महत्व सभ्यता से लेकर के मौर्य शासन, गुप्त शासन इत्यादि में गंगा नदी को अत्यधिक महत्व दिया गया है और गंगा नदी के महत्व को स्वीकार किया गया है। यही कारण है कि वैदिक साहित्य से लेकर के लौकिक साहित्य से तक की महिमा में इन ग्रंथों की रचना की गई है और रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि में गंगा नदी की महिमा का बखान किया गया है। दैवी आपदाओं से बचने के लिए बताया गया है। एक और चीज है कि गंगा नदी के किनारे ही ज्ञान, धर्म, अध्यात्म और सभ्यता, सांस्कृतिक की ऐसी किरण प्रस्फुटित हुई है जिसने भारत को विश्व का आध्यात्मिक गुरु बनाया है। पतित पावनी मां गंगा नदी भारत से निकल करके भारत में हिमालय से प्रारंभ होकर के बंगाल की खाड़ी में विलीन होने तक लगभग 2511 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हिमालय से लेकर के बंगाल की खाड़ी के सुंदरबन तक विशाल भूभाग को आसपास सींचती है, जैसे उत्तराखंड, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल को जाती है। कहीं ना कहीं हरिद्वार के बाद 800 किलोमीटर की मैदानी भागों की मां गंगा यात्रा करती है। गढ़मुक्तेश्वर, बिठूर, कानपुर, प्रयाग, इलाहाबाद होते हुए सीधे कलकत्ता को पहुंचती हैं और इलाहाबाद में इनका संबंध यमुना से हो जाता है। यमुना से होने के कारण इसे तीर्थराज, इस संगम को तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। तत्पश्चात मोक्षदायिनी मां गंगा मिर्जापुर, पटना, भागलपुर इत्यादि जगह होते हुए सीधे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के जिले के गिरिया स्थान के पास ये दो भागों में बट जाती हैं। इसमें एक शाखा को भागीरथी और दूसरी शाखा को पद्मा कहा जाता है। पद्मा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए फरक्का बैराज से छलते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो मुर्शिदाबाद से हुगली शहर तक गंगा का नाम भागीरथी रहता है। तत्पश्चात यही हुगली नाम से जाना जाती है। गंगा नदी विश्व भर में अपनी विशेषताओं के लिए जानी जाती है। इनके शुद्धिकरण की वैज्ञानिक मान्यता है कि गंगा जल में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। वैज्ञानिक मान्यता के कारण बैक्टीरियोज नामक विषाणु होते हैं और जीवाणुओं एवं अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। गंगा जल में ये खासियत होती है, अर्थात गंगा के जल में प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखने की असाधारण क्षमता होती है। गंगा की इस विशेषता के कारण इस पर विश्व भर में आज तक कई शोध जारी किए गए हैं और आज तक कई शोध जारी हैं। कई वर्षों से बढ़ रहा है मां गंगा पर प्रदूषण। ये भारत के लिए, भारत के सपूतों के लिए गहन अध्ययन और चिंतन की बात है। ये चिंतन का विषय है। एथलेटिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बीमारियों का कारण
गंगा में बीमारियों का कारण, गंगा में प्रदूषण होने के कारण लगभग 12% बीमारियां सिर्फ गंगा जी के प्रदूषित होने से हो रही हैं। भारत सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें और बुद्धिजीवियों ने इस ओर अपने प्रयास जारी किए हैं, किंतु अभी तक यही योजनाएं धरातल पर नहीं आ रही हैं। दूसरे पहलू पर बात करते हैं। गंगा का धार्मिक महत्व तो सर्वविदित ही है। स्वर्ग की नदी थी, इसे भगीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए पृथ्वी पर लाए थे और गंगा की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने भगवान के पैर के पसीने की बूंद से की थी। और भी न जाने कितने कथानकों का उल्लेख हमारे पुराणों में मिलता है। गंगा नदी में स्नान करना श्रेष्ठ माना जाता है। अधिकतर तीर्थ इस नदी के किनारे पर ही बसे हैं। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, 9305360382। रामनवमी कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपको पाठकों और दर्शकों में आज आपको बताने जा रहा हूँ, दर्पण से लाएं सुख समृद्धि। आवासीय या व्यापारिक भवन में आप अपने ईशान क्षेत्र में दर्पण लगाएं तो आपकी आय में वृद्धि होती है। आवासीय भवन अथवा व्यवसायिक भवन में दक्षिण, पश्चिम, आग्नेय, वायव्य एवं नैऋत्य दिशा में दीवारों पर लगे हुए दर्पण प्रायः अशुभ होते हैं। यदि आपके यहाँ इस प्रकार के दर्पण लगे हुए हैं तो इन्हें तत्काल आपको हटा देना चाहिए। व्यावसायिक स्थल में दरवाजे की ओर देखते हुए छत के बिल्कुल नीचे दीवार पर गोल दर्पण लगाने चाहिए। इससे आपकी आय में वृद्धि होगी। दुकानों एवं शोरूम में छतों पर दर्पण लगाने की परंपरा आधुनिक युग से है। दुकान और शोरूम की ईशान और मध्य में छत पर दर्पण कभी भी नहीं लगाना चाहिए। अन्य भागों में दर्पण लगाने से आय में वृद्धि होती है। आप तहखाने में अगर दर्पण लगाना चाहते हैं तो केवल ईशान क्षेत्र में उत्तर और पूर्व की दीवारों पर ही दर्पण लगाएं तथा उसी भाग के फर्श को चमकीला भी रखना चाहिए। इससे आपका जीवन समृद्धशाली बनता है। आजकल आवासीय व्यावसायिक भवनों में चमकीले संगमरमर अथवा ग्रेनाइट के फर्श लगाने का रिवाज हुआ है और ये फर्श भी एक दर्पण की तरह ही आपकी जिंदगी पर काम करते हैं। अतः आपको जीवन समृद्धशाली बनाने के लिए ईशान क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य सभी क्षेत्रों में इस तरह के फर्श बनवाने से बचना चाहिए। ऐसे फर्श जो बन चुके हैं उनको कारपेट इत्यादि से ढक कर रखना चाहिए। केवल ईशान क्षेत्र का फर्श ही खुला रखें। ऐसा करने से आपकी आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, ज्योतिषाचार्य व वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ, 9305360382। रामनाम में कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सीधे मैं आज आपके शयन कक्ष तक पहुँचता हूँ। आज मैं आपको बताता हूँ कैसा हो आपका शयन कक्ष। दिन भर की आपाधापी के बाद जब आप रात्रि को आप शयन कक्ष में अपने आराम करने जाते हैं तो वो या आप हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि बिस्तर पर लेटते ही अच्छी सी प्यारी सी नींद आ जाए और ऐसा व्यक्ति नींद के आगोश में समा जाए। परंतु यदि वो बिस्तर पर जाए और करवटें बदलता रहे और उसके आराम में खलल पहुंचे तो वो क्या करेगा। व्यक्ति का शयन कक्ष एक ऐसा स्थान है जहां व्यक्ति अपनी थकान से चूर होकर आराम करता है। व्यक्ति बेडरूम में ही
बोझिल हो जाता है, तरो ताजा हो जाता है, तनावग्रस्त महसूस करता है और आराम से सोने के बाद कहता है कि अगला दिन पूर्ण तरोताजा भरा एवं अच्छा गुजरे। आइए हम आपको बताते हैं क्या करना है आपको, इस तरह से क्यों और कैसे। सर्वप्रथम ग्रह स्वामी का शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा पे ही होना चाहिए, क्योंकि नैऋत्यपूर्ण पृथ्वी की स्थिरता का प्रतीक है। इसलिए यहाँ शयन कक्ष होने से भवन में दीर्घकाल तक आप निवास करते हैं। यदि गृह स्वामी को अधिकतर व्यापारिक कार्यों से बाहर रहना पड़ता है तो आप वायव्य कोण पर भी अपना ठिकाना बना सकते हैं। यदि सोते समय पश्चिम दिशा की ओर बेड रखना है तो पलंग का एक सिरा पश्चिम की दीवार को छूता हुआ होना चाहिए। सोते समय मुख्य द्वार की तरफ आपके पैर नहीं होने चाहिए। यदि भवन एक से अधिक मंजिला है तो गृह स्वामी को कक्ष सबसे ऊपरी मंजिल पर ही होना चाहिए। पलंग शयन कक्ष के द्वार के पास नहीं होना चाहिए। शयन कक्ष का द्वार हमेशा एक पल्ले का ही होना चाहिए। शयन कक्ष में आपको तिजोरी रखने से बचना चाहिए। शयन कक्ष में आप ड्रेसिंग टेबल को उत्तर दिशा में ही रखें और शयन कक्ष में आपको जूठे बर्तन कभी भी नहीं रखने चाहिए। इससे घर में रोग उत्पन्न होते हैं तथा घर की गृहिणी बीमार होती है, धन का अभाव होता है। यदि रात्र को शयन करते समय आपको बुरे स्वप्न आए तो अपने से रहने एक तांबे के लोटे में जल भर करके रख लेना चाहिए। यदि आपको अज्ञात शत्रु से बचने के लिए तकिए के नीचे तेज धार वाला एक छोटा सा चाकू भी रखना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए शयन कक्ष में आप कभी भी झाड़ू नहीं रखें। घर में युवा वर्ग एवं नव दंपत्ति का शयन कक्ष उत्तर में ही होना चाहिए, परंतु ध्यान रहे ईशान, वायव्य एवं आग्नेय कोण में ना हो। छोटे बच्चों का शयन कक्ष पूर्व में ही होना चाहिए और शयन कक्ष के समीप कोई भी भंडार गृह नहीं होना चाहिए। वरिष्ठ एवं बुजुर्ग लोगों का शयन कक्ष दक्षिण एवं पश्चिम में होना चाहिए। शयन कक्ष में बीम के नीचे पलंग आपको नहीं लगाना चाहिए। यदि लगाना ही है तो बीम के नीचे सीलिंग करवाएं। शयन कक्ष में यदि प्राकृतिक फूलों के गुलदस्ते लगाएं तो उन्हें प्रतिदिन बदलना चाहिए। यदि आपने कृत्रिम या प्लास्टिक के फूलों के गुलदस्ते लगा रखे हैं तो उनकी नियमित रूप से सफाई करें, क्योंकि धीरे धीरे उनमें धूल मिट्टी के कण जमा होंगे, जिससे शयन करने वाले के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ, 9305360382। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपको बता रहा हूँ आप शयन किस दिशा में करें। दिन का लगभग 1/3 समय शयन क्रिया में व्यतीत होता है और यह एक ऐसी अवस्था है जिसका दिन के शेष 2/3 समय पर अवश्य ही प्रभाव पड़ता है। अतः आपको ये आवश्यक है कि शयन क्रिया वास्तुशास्त्र के अनुरूप हो। यदि शयन क्रिया वास्तुशास्त्र के अनुरूप नहीं होगी तो रोग, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, बुरे स्वप्न, धन हानि इत्यादि कुपरिणामों का सामना आपको करना पड़ेगा।
शयन क्रिया में शयन की दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए और दिशाओं के आधार पर शयन व्यवस्था 8 प्रकार की हो सकती है। जैसे अगर पूर्व की दिशा को आप सिर करके सोते हैं तो आपका ग्रह होता है सूर्य और पश्चिम की तरफ आपके पैर होते हैं, इसका स्वामी शनि होता है। यह परिणाम आपके लिए शुभ होता है। पश्चिम दिशा को सर करके सोना अशुभ होता है। उत्तर दिशा को सर करके सोना अशुभ होता है। दक्षिण दिशा को सर करके सोना अत्यंत ही शुभ होता है। ईशान दिशा को सर करके सोना वो भी शुभ होता है। नैऋत्य दिशा को सर करके सोना अशुभ होता है। आग्नेय कोण में सर करके सोना अशुभ होता है। वायव्य कोण में सर करके सोना शुभ होता है। उपयुक्त जो मैंने 8 प्रकारों में से प्रथम, चतुर्थ, पंचम एवं अष्टम प्रकार के सर करके सोने की सलाह दी, वो शास्त्र सम्मत है और शयन करने वालों के लिए शुभ फलदायी है। दूसरी ओर द्वितीय, तृतीय, छठी एवं सप्तम शयन अवस्थाएं शास्त्रों की विरुद्ध है और शयन करने वाले व्यक्ति के लिए अशुभ फलदायी है। निष्कर्षतः शयन करने वाले व्यक्ति को सिर या तो पूर्व दिशा में या दक्षिण दिशा में या ईशान दिशा में या वायव्य दिशा में भी करना चाहिए। अन्य दिशाओं में करना विपरीत होता है, अन्य दिशाओं में बहुत गलत होता है। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ, 9305300382। पंडित दीपक पांडे, आज मैं आपको बता रहा हूँ कैसे प्राप्त करें परीक्षाओं में सफलता। यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहे हैं अथवा प्रतियोगिता परीक्षा का चयन कर रहे हैं और चयन किए गए विषय में पर्याप्त सफलता नहीं मिल रही है तो आपको कुछ उपाय करने चाहिए। शुभ मुहूर्त में पन्ने का लॉकेट एवं पुखराज की अंगूठी आप धारण करें और यदि कुंडली में क्रमशः बुध और गुरु शुभ भावेश हो तो और भी अच्छा। प्रतिदिन आपको गणपति अठर्वशीष एवं सरस्वती चालीसा का पाठ करना चाहिए। जिस दिन पुख नक्षत्र हो उस दिन किसी विद्वान एवं देवी उपासक के द्वारा अपनी जिह्वा पर सरस्वती का मंत्र लिखवाएं और माला कागनी के तेल से अनार की कलम से लिखा जाएगा। मंत्र हम भूल नहीं सकते। पढ़ा हुआ यदि याद नहीं रहता है तो आप गणेश रुद्राक्ष धारण करें एवं शिव जी को दुग्ध मिश्रित जल से अभिषेक करें। परिश्रम के अनुरूप परिणाम नहीं मिल रहा है अथवा बार बार आपके प्रयास असफल हो रहे हैं तो एक चौपाई भी कर सकते हैं। चौपाई है जेहि पद कृपा करे जन जानी, कवि पूर्व अजर नचावई पानी, मोल सुधारे सो सब बाती, जास कृपा नहीं कृपा अघाती। इस चालीसा का 108 बार उच्चारण करें। आप शिक्षा के लिए पंचमेश का रत्न धारण करें जैसे मेष लग्न। इसके लिए आप अपने किसी ज्योतिषी से सलाह लें कि आपका पंचमेश कौन है, या मुझसे भी फोन पर भी पूछ सकते हैं, इतना तो हम आपको पता ही है। और प्रत्येक बुधवार को गणेश जी के मंदिर जाएं, मूंग के लड्डू का उन्हें भोग लगाएं, गणेश जी को 24 धूर्वा अर्पित करें। आप देखेंगे निश्चित रूप से आपको परीक्षा में अपेक्षित
सफलता प्राप्त होगी। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे ज्योतिषाचार्य। राम राम। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने घर पर कोई परिवर्तन ना करें, यानी कि बिना घर में परिवर्तन किए भी हो जाता है आपके घर पर वास्तु दोष। कई बार घरों एवं व्यवसायिक स्थल पर बिना तोड़ किए गए बिना किसी परिवर्तन के भी अचानक कई प्रकार के वास्तु दोष आपके घर पर उत्पन्न हो जाते हैं और भवन के स्वामी को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा अनुभव एक बार नहीं, मैंने अनेकों बार देखा है कि व्यक्ति को आता है वास्तुशास्त्र की रिकॉर्डिंग, घर भी बनाता है, किंतु आया 10-5 साल रहा, 15-20 वर्षों बाद उसे अहित होने लगता है, नुकसान होने लगता है, छोटे छोटे वास्तु दोष नजर आते हैं और वो बड़ी परेशानियां करते हैं। जब आपके घर में अनावश्यक वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं तो आपके घर की आर्थिक एवं मानसिक समस्याएं आपके घर पर आती हैं। जैसे आप पहले आए, आपने अपने घर की तरफ पेड़ पौधे लगाए और पेड़ पौधे लगाने का चयन ही आपका गलत हो गया। आपने अपने उत्तर पूर्व में जब पेड़ लगाए तो वो पेड़ छोटे थे, किंतु 10 वर्षों में पेड़ वो बड़े हो गए। और जब वो पेड़ बड़े हो जाते हैं तो आपके घर पर आने वाली सूर्य की किरणों को आपके घर पर अवरोध पैदा करते हैं और आप जान भी नहीं पाते हैं। बिना तोड़ फोड़ के आपके घर पर एक बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। आप आते हैं तो आप के घर के बाहर की सड़कें बराबर होती हैं, किंतु लगभग अनुभव में हर एक सड़क का निर्माण लगभग 5 वर्षों में अवश्य होता है। 3 इंच से अधिक ऊंचाई बढ़ जाती है और अगर 3 बार सड़क ऊंची हो गई तो घर आपका निश्चित रूप से रोड लेवल से, सड़क लेवल से नीचे हो जाता है और ये बहुत बड़ा वास्तु दोष हो जाता है। जो नीचे होता है वो परेशान हो जाता है, यानी कि आप अपने घर पर अनचाहे परिवर्तन, यानी घरों में बिना चाहने के भी हो जाते हैं और आपको नहीं प्राप्त जानकारी होती है। और वास्तु अनुकूल परिवर्तन होने पर व्यक्ति अपनी उपलब्धियों को ईश्वर की कृपा मानकर भाग्य को सराहता है और प्रसन्न रहता है, किंतु वास्तु विपरीत परिवर्तन होने पर जब उनकी रोजमर्रा के जीवन में परेशानियां आने लगती हैं तो ऐसा व्यक्ति उससे निजात पाने के लिए कई तरह के उपाय ढूंढता है। उनमें से एक उपाय होता है घर का वास्तु दोष दूर करके सुखी जीवन को व्यतीत किया जाए। ये आवश्यक नहीं कि कोई वास्तु दोष केवल अपने द्वारा ही भवन में किसी प्रकार की तोड़ फोड़ से अथवा निर्माण से उत्पन्न होता है। कई बार पड़ोस में बनने वाले मकानों पर और घर के आसपास बनने वाली सड़कों अथवा आसपास के अन्य निर्माण अथवा आसपास के पेड़ों के द्वारा भी भवन पर वास्तु दोष हो जाता है। और विशेष रूप से किसी घर के सामने उत्तर अथवा पूर्व दिशा में स्थित सड़क कुछ वर्षों में दुरुस्त होती हुई ऊंची हो जाए तो घर की पूर्व अथवा उत्तर दिशा तो वैसे ही ऊंची हो जाएगी। पतन निश्चित रूप से है, जिससे सूर्य की किरणें आपके घर पर भूमि तत्व पर नहीं आ पाएंगी और घर के दक्षिण अथवा पश्चिम दिशा में कोई बड़ी नाली, चैम्बर, कुआं, बोरिंग, भूमिगत पानी की टंकी इत्यादि का निर्माण हो जाए।
घर के सामने सड़क पर पुल बन जाए अथवा किसी जगह से मार्ग प्रहर निर्मित हो जाए, तो इन सब वस्तुओं के कारण ये सब वास्तु दोष पैदा करते हैं और ये वास्तु दोष एक विकराल रूप धारण करके आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको वास्तु से मिलकर के अपने भवन का वास्तु विश्लेषण अवश्य कराना चाहिए। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ, 9305360382। राम नाम में कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मकान मालिक और किराएदार से क्यों होते हैं विवाद। सदियों से लोग अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए आय के विभिन्न स्रोतों की तलाश में रहते हैं और उनमें से एक निश्चित आय का स्रोत होता है किराए की आमदनी। इस आमदनी को पाने के लिए लैंडलॉर्ड या फैक्ट्री मालिक या शॉप मालिक उसका कुछ भाग अपने किराएदार को उठा देते हैं और किराए पर दे देते हैं। उसके बाद चालू होता है उनका पतन। किराए पर मकान को या जमीन को देते समय वास्तुशास्त्र के कुछ सिद्धांतों का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वहां रहने वाले मकान मालिक और किराएदार आपसी स्नेह एवं प्यार के साथ सम्मान पूर्वक रह सकते हैं। साथ ही साथ मकान मालिक को एक निश्चित आय के लिए आमदनी भी प्राप्त होने लगती है और मकान का कोई भी भाग किराए पर देते समय आपको ध्यान रखना चाहिए मकान का उत्तर, ईशान और पूर्व का भाग किराए पर नहीं देना चाहिए। ये भाग मकान मालिक को स्वयं के लिए रखना चाहिए और किराए पर केवल दक्षिण पश्चिम अथवा नैऋत्य भाग ही देना चाहिए। यदि मकान की पूर्व में सड़क हो तो पूर्वी भाग में दक्षिण और पश्चिम का भाग किराए पर देना चाहिए और ईशान पूर्व की ओर मकान मालिक को स्वयं रहना चाहिए। यदि मकान के उत्तर में सड़क हो तो उत्तरी वायु, दक्षिणी आग्नेय, दक्षिणी पश्चिम का भाग किराए पर देना चाहिए। उत्तर, ईशान और पूर्व की ओर मकान मालिक को स्वयं के लिए रखना चाहिए। यदि किराएदार मकान छोड़कर के चले जाते हैं तब मकान का दक्षिण पश्चिम का भाग खाली हो जाता है, हल्का हो जाता है। अतः दक्षिण पश्चिम का भाग खाली होना आपको कई प्रकार की परेशानियां प्रदान करता है और ऐसी स्थिति में जब तक नया किराएदार नहीं मिल जाता है उस स्थान को खाली नहीं रखना चाहिए, उस स्थान को स्वयं प्रयोग करना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा को खाली रखने से भयंकर वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं और हानि की संभावना अधिक रहती है। वास्तु दोषों का प्रभाव जितना मकान मालिक पर पड़ता है उतना ही किराएदार पर भी पड़ता है। अतः किराए पर मकान देते अथवा लेते समय वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों की अवहेलना करने से आपको दुष्परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। मकान का विभाजन इस प्रकार से होना चाहिए कि किराएदार और मकान मालिक दोनों को वर्गाकार अथवा आयताकार स्थान उपयोग करने को मिले। मकान मालिक और किराएदार दोनों के प्रवेश द्वार भी वास्तुशास्त्र के अनुरूप ही होने चाहिए। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे,
वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ 9305-360। रामनवमी कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपको बता रहा हूँ कैसा हो आपका घर, सपनों का घर, वो घर हो सुखमय। वास्तुशास्त्र के सभी नियम ऊर्जा सिद्धांतों के आसपास घूमते हैं, अर्थात किसी भी स्थान पर, चाहे वो घर हो या प्रतिष्ठान हो, दो तरह की ऊर्जा का विचरण होता है। एक सकारात्मक ऊर्जा, दूसरी नकारात्मक ऊर्जा। सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर भवन में रहने वाले सदस्य हर प्रकार की प्रसन्नता से परिपूर्ण होते हैं, और जबकि जिस भवन में नकारात्मक ऊर्जा होती है उसमें रहने वाले व्यक्ति सदा दुखी रहते हैं। अब आज हम आपको बता रहे हैं आपको कैसे घर का चयन करना चाहिए। यदि आपके भवन का मुख्य द्वार किसी वर्जित दिशा में स्थित है तो उसके दाईं एवं बाईं ओर श्यामा तुलसी का एक एक पौधा लगा दो। इससे वो अपनी सकारात्मक शक्ति से मुख्य द्वार की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके उसे बड़ी आसानी से सकारात्मक बना सकता है। यदि घर के किसी कक्ष में किन्हीं कारणों से परिवार के बड़े सदस्यों अथवा बच्चों को अच्छी नींद नहीं आती अथवा सोते समय बुरे शब्द दिखाई देते हैं तो उस कमरे में एक पीले रंग का नाइट बल्ब इस्तेमाल करें। इससे उस कमरे में रात्रि को बाहर से आकर के बसने वाली नकारात्मक ऊर्जा उस कारण पास में नहीं आएगी और सभी को मीठी और सुखद नींद आएगी। यदि छोटे बच्चे अपने कमरे में सोने से आनाकानी करते हैं तो हो सकता है कि वहां पर उन्हें डर सता रहा हो। ऐसे में पलंग के सिरहने के पास दोनों कोनों में तांबे के 2 लोटे जल भर करके रख दें और स्प्रिंग नुमा छल्ले को या रख दें और तांबे के एक छल्ले से अदृश्य नकारात्मक चीजों को दूर करने की अद्भुत क्षमता होती है। यदि आपके कमरे में बालकनी, खिड़की अथवा दरवाजा ऐसी दिशा अथवा ऐसे स्थान पर खुलता है जो एक वीरान प्लॉट है, वर्षों से बंद पड़ा खाली मकान, टूटा फूटा खंडहर, कब्रिस्तान आदि हो तो ये ठीक नहीं होता है। इसके लिए किसी शीशे की प्लेट में कुछ फिटकरी या नमक अवश्य रखना चाहिए ताकि नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। कभी कभी पुरानी हवेली आदमी किन्हीं कारणों से कोई नकारात्मक ऊर्जा आकर बसने का प्रयास करती है और ऐसे मकानों में कभी कभी विभिन्न प्रकार की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू, हल्का हल्का धुंधलेपन का आभास होता है और ऐसे नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए मकान की लॉबी में प्रतिदिन संध्या काल के समय किसी धातु की कटोरी में कपूर की एक छोटी सी टिकिया अवश्य जलानी चाहिए। यदि मुख्य द्वार के सामने T जंक्शन वाली रोड हो और दक्षिण और पश्चिम मुखी भवनों में ये गंभीर वास्तु दोष उत्पन्न करता है, इससे घर में रहने वाले लोगों की उन्नति रुक जाती है। ऐसे वास्तु दोषों को दूर करने के लिए यदि भवन के बाहर उस नकारात्मक जी की ओर मुख किए हुए 6 इंच का एक अष्टकोण का दर्पण लगा दिया जाए तो वास्तु दोष में काफी हद तक कमी आती है। यदि मकान की छत पर किन्हीं कारणों से पूर्व उत्तर एवं पूर्वोत्तर दिशाओं में कमरा, स्टोर, गुमटी अथवा सर्वेंट रूम आदि बने हो तो ये तीनों दिशाएं दक्षिण पश्चिम के कोण से ऊंची बन गई हो तो ऐसा मकान
गृह स्वामी के व्यवसाय और नौकरी पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसे ठीक करने के लिए भवन के दक्षिण पश्चिम कोने में छत पर एक पतला सा लोहे का पाइप और उस पर पीला कलर का एक झंडा टांग करके खड़ा कर देना चाहिए, ताकि दक्षिण पश्चिम का कोण सबसे ऊंचा हो जाए। यदि पूरे भवन में कभी कभी मन उदास रहता हो और घर में परिवार के सदस्य प्रायः काम के कारण घर से बाहर रहते हो, घर में सदस्यों की संख्या बहुत कम हो अथवा एक बड़े मकान में रहने वाले संयुक्त परिवार के व्यक्तिगत अचानक संबंध विकसित होकर के अपने अपने दूसरे निजी मकान में चले गए हो, तो ऐसे में उस घर पे शाम को धीमी आवाज में संगीत अवश्य सुनना चाहिए। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ, 9305 360 382। राम राम, मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपको एक आश्चर्य की बात बताने जा रहा हूँ। आपकी जन्म पत्रिका में ही आप जान सकते हैं धन प्राप्ति के योग। जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव धन, कुटुंब, भाषण, मित्र, आनंद, भोग एवं मृत्यु के कारण आदि अनेक बातों का ज्ञान करवाता है और इस भाव से संपूर्ण फलों के लिए भावेश भाव में स्थित राशि एवं उस भाव में स्थित अकारक ग्रह विशेष योग की आवश्यकता होती है और इसमें व्यक्ति की स्थिति का आकलन किया जाता है। प्रायः धन प्राप्ति दो प्रकार से होती है, एक सने धन प्राप्ति होती है और एक अकस्मात धन प्राप्ति। इसमें दो बिंदु आते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं अचानक धन प्राप्ति के योग। धन भाव का स्वामी लाभ में हो, लग्नेश धन भाव में हो, लाभेश लग्न में हो, तो ऐसे व्यक्ति को अकस्मात प्रचुर मात्रा में धन मिलता है। ऐसा व्यक्ति प्रचुर धन का स्वामी होता है। यदि धन भाव का स्वामी गुरु भाग भाव में हो तो धनवर्धन और पैतृक संपत्ति प्राप्त का योग बनता है। धनेश शनि 4, 8, 12वें भाव में हो, स्वाग्रही हो, बुध सप्तम में हो तो अकस्मात धन प्राप्ति के योग बनते हैं। यदि लग्नेश धन भाव में हो, धनेश एकादश भाव में हो, एकादश का स्वामी लग्न भाव में हो तो गुप्त धन या गड़ा हुआ धन प्राप्त होता है। यदि जन्म पत्रिका में सप्तम ग्रह 1, 2, 3, 7, 8 एवं 11वें भाव में हो स्थित हो तो ऐसे व्यक्ति को अचानक विपुल धन की प्राप्ति होती है और लग्न से 5वीं राशि मकर हो या कुंभ हो, बुध एवं मंगल एकादश भाव में स्थित हो तो कमल योग बनता है और जीवन में प्रचुर धन प्राप्त होता है। लग्नेश बलि एवं नवमेश स्वाग्रही हो तो लक्ष्मी योग बनता है और ऐसे व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होता है। धनेश यदि अष्टम स्थान में हो तथा सूर्य लग्न भाव को देखता हो तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को गुप्त धन की प्राप्ति होती है। लग्न से पंचम राशि मिथुन या कन्या राशि हो
तथा एकादश भाव में चंद्रमा एवं मंगल हो तो स्त्री योग होता है और ऐसा व्यक्ति धनवान होता है। लग्नेश एवं धनेश में स्थान परिवर्तन हो तो ऐसा व्यक्ति धनी होता है। अब दो चीजें हम आपको बताते हैं धननाश के योग। धन भाव का स्वामी बुध गुरु के ग्रह में हो और गुरु अष्टम भाव में चला जाए तो ऐसे व्यक्ति का सनह सनह सब धन नष्ट हो जाता है। यदि धनेश बुध की राशि में उसके साथ द्वितीय भाव अथवा चतुर्थ भाव में हो तो अचल संपत्ति नाशक योग होता है। ऐसे व्यक्ति की अचल संपत्ति भी समाप्त हो जाती है। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, ज्योतिषाचार्य 9305360382। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपको बता रहा हूँ वास्तुशास्त्र के द्वारा आप बिजली के उपकरणों को किस स्थिति पर रखें। सृष्टि के पंचतत्वों के सिद्धांत पर आधारित हमारा वैदिक वास्तुशास्त्र जब किसी भवन के भीतर प्रयोग किए जाने वाले टीवी, फ्रिज, कूलर के ऊपर निर्धारित होता है तो कैसे करना चाहिए, आज हम आपको ये बताने का प्रयास करते हैं। यानी कि जिसमें प्रकृति जल के समान विरल बहने वाली हो, शीतल एवं हल्की हो तो स्वाभाविक है कि ऐसी सभी चीजों को वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको नियमबद्ध तरीके पर ही रखना होगा। आप अपने घर में गर्म प्रकृति की कई वस्तुओं को प्रयोग में लाते हैं, जैसे टेलीविजन, कंप्यूटर, गीजर, मेन मीटर, रेफ्रिजरेटर, रूम हीटर आदि अग्नि के तत्व होते हैं और इन सभी चीजों को अग्नि तत्व को इंगित करती है। अतः सबसे अच्छा ये होगा कि आप अपने इन सभी उपकरणों को भवन के अथवा व्यक्तिगत कमरे के भीतर की दक्षिण पूर्व दिशा में ही रखें। यदि आपका भवन अभी निर्माण की अवस्था में है तो अपने इलेक्ट्रीशियन को समझा दें कि 15 एम्पियर के सभी पावर पॉइंट कमरों के दक्षिण पूर्व दिशा में ही रखें। इन सभी को पूर्व की दिशा के ठीक बीच से लेकर दक्षिण के मध्य तक रखा जा सकता है और यहाँ पर इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना होता है कि प्रायः लोग फ्रिज को शीतल जल तत्व समझकर पूर्व भाग में रख लेते हैं, परंतु ये ठीक नहीं होता है। क्योंकि ये तो ठीक है कि फ्रिज में बर्फ बनती है, पानी ठंडा होता है केवल, किंतु परंतु ये उपकरण 24 घंटे में से उन कुछ चंद मिनटों के लिए ही ठंडा होता है। काम तो उसका इलेक्ट्रिक से ही होता है, चलता तो फ्रिज लाइट से ही है। अतः ये बिजली का ही उपकरण है और बिजली का उपकरण ही इसे मानना चाहिए। ऐसा आप ना समझें कि ये जल का उपकरण है। अतः अधिकतर अग्नि तत्व ही प्रतीत होता है, अग्नि तत्व का प्रतीक है। अतः फ्रिज भी अन्य उपकरणों की तरह आधे कोण में ही रखना चाहिए। यदि किन्हीं कारणों से आप इन उपकरणों को आधे कोण में स्थान नहीं दे पा रहे हैं अथवा
नहीं ले पाना संभव है तो आप अपने कमरे और भवन की वायव्य कोण में इनको स्थान दे सकते हैं। इसे वायु दिशा के नाम से जानते हैं और ये तो सर्वविदित है कि अग्नि और वायु दोनों ही अक्षय मित्र हैं। बिना वायु के तो आप जल ही नहीं सकती। अतः भवन अथवा कमरे की उत्तर पश्चिम दिशा को गर्म अथवा अग्नि तत्व वस्तुओं के लिए दूसरा स्थान प्रदान किया गया है। कभी भी उत्तर पूर्व ईशान कोण में ऐसी गर्म अथवा अग्नि संबंधी अथवा बिजली से चलने वाले उपकरणों को नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा इसके प्रभाव स्वरूप परिवार के भीतर के आपसी संबंधों पर विपरीत वास्तु का प्रभाव पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी वस्तु सोते समय सिरहने पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से उत्पन्न होने वाले वैद्युत चुंबकीय तरंग हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालेगी और हमें रात को नींद नहीं आने देती तथा सिर दर्द जैसी समस्याएं भी आ जाती हैं। अतः शरीर को निरोग बनाए रखने के लिए इस प्रकार की चीजों से दूर ही आपको सोना चाहिए। इसी प्रकार मोबाइल फोन भी हृदय की ओर जेब में नहीं रखने चाहिए और सोते समय सिरहने के पास टिक टिक करती हुई घड़ी अथवा टेलीफोन भी नहीं होनी चाहिए। एसी अथवा बिजली के अन्य साजो सामान का स्टेबलाइजर भी पलंग के नीचे आपको नहीं रखना चाहिए। मैं कानपुर से वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ पंडित दीपक पांडे 9305360382 राम राम। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे आज मैं वास्तुशास्त्र पर लेकर के आया हूँ डेंटल क्लिनिक। आप दंत स्पेशलिस्ट अगर आप शॉप बनाते हैं या कोई ऐसी चीज बनाते हैं तो कैसे उसे आप पढ़ाएं। जिस तरह घर की सुख शांति की हम बात करते हैं उसी तरह उन्हीं सिद्धांतों के साथ आपकी दुकान, मकान, फैक्ट्री अथवा व्यवसाय स्थल पर आप ये वास्तुशास्त्र के उपाय या इनके नियमों का अनुसरण करके आप लाभ ले सकते हैं। इसी कड़ी में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दंत चिकित्सा। दंत चिकित्सा सुचारू रूप से चलने के लिए वास्तु के सिद्धांत अत्यंत ही आवश्यक है। सर्वप्रथम अब हम आपको बता रहे हैं कैसे करें वास्तु के सिद्धांतों का पालन। सर्वप्रथम भूखंड की उत्तर तथा पूर्व दिशाओं पर स्थित डेंटल क्लिनिक शुभकारी होता है। क्लिनिक का रिसेप्शन क्लिनिक के उत्तर पूर्व अर्थात ईशान पर होना चाहिए। मंदिर का स्थान, पूजन का स्थान आप क्लिनिक के उत्तर पूर्व कोण पर कर सकते हैं। डेंटल चेयर क्लिनिक के दक्षिण पश्चिम कोण पर रखनी चाहिए अथवा डेंटल चेयर को इस तरह स्थापित करें जिसमें मरीज का सिर दक्षिण दिशा की ओर हो और दक्षिण दिशा में ही अलमारी का निर्माण करना चाहिए। चिकित्सा में प्रयोग होने वाले सामान जैसे बैंडेज, लेडर पैड, पेपर, पाइंटल्स, ग्लास, ग्लव्स, कॉटन और अन्य उपयोगी सामान। इलाज में प्रयुक्त होने वाले औजार तथा निडल, सिरिंज, जो सिरिंज होता है वो क्लिनिक के दक्षिण भाग में रखना चाहिए। मरीजों का वेटिंग रूम यानी इंतजार कक्ष आपको हमेशा
क्लिनिक के उत्तर या पूर्व दिशा पर ही रखना चाहिए। क्लिनिक के मध्य का स्थान खाली रखें और वहां पर किसी भी प्रकार का वजनी सामान आपको नहीं रखना चाहिए। डेंटिस्ट के बैठने के लिए कुर्सी तथा मेज को उत्तर तथा पश्चिम दिशा के कोणों पर अथवा उत्तर तथा पश्चिमी दिशाओं में ही होना चाहिए। डेंटल क्लिनिक हमेशा आयताकार और वर्गाकार हो तो क्लिनिक तेजी से उन्नत। दक्षिण पूर्व दिशा में कंप्रेसर, बर्नर, ऑटोक्लेव रखें और क्लिनिक के मुख्य द्वार पर अंदर देखते हुए एक प्यारी सी गणेश जी की मूर्ति अवश्य लगाएं या उनका चित्र ही लगाएं। क्लिनिक को प्रारंभ करने हेतु गुरुपुख अथवा रविपुख मुहूर्त अति उत्तम होता है और जिस क्लिनिक का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में होता है उसकी उन्नति बहुत ही धीरे होती है। अतः प्रयास करें दक्षिण दिशा की क्लिनिक से आपको बचना चाहिए। आप अपने क्लिनिक में सिद्ध श्री यंत्र की स्थापना अपने मंदिर में कर सकते हैं। धनागम की संख्या में वृद्धि होगी। सिंहमुखी अर्थात सामने से चौड़े तथा पीछे से कम चौड़े भूखंड में की क्लिनिक के लिए उत्तम होता है। क्लिनिक के दक्षिण पश्चिम कोण पर क्लिनिक का पालतू सामान रखें। क्लिनिक प्रारंभ करने से पूर्व क्लिनिक का वास्तुसम्मत पूजन अवश्य कराएं। क्लिनिक के चारों ओर सड़क होना अत्यंत लाभकारी होता है। वहीं क्लिनिक के तीन ओर सड़क होने से क्लिनिक नहीं चलता है। ऐसे भूखंड जो उत्तर पूर्व दिशा में बड़े हों उस पर निर्मित क्लिनिक धनात्मक परिणाम देता है। ऐसे बूस्टर की तरह क्लिनिक बढ़ता है। क्लिनिक का मुख्य द्वार बड़ा होना अशुभ होता है। क्लिनिक की दीवारों पर हल्के रंगों का चयन करना चाहिए और क्लिनिक में स्थित मंदिर में कहीं गलती से 3 गणपति न स्थापित करें। क्लिनिक के पूर्व में बरगद और पश्चिम में पीपल का वृक्ष होना शुभ होता है और उत्तर पूर्व में तुलसी तथा केले का वृक्ष लाभकारी होता है। क्लिनिक में हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन का प्रयोग उत्तर अथवा पूर्व दिशा में ही करना चाहिए। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ 9305 36038